Hello students, welcome to physics class. Today we are going to start a new chapter, laws of motion, chapter number 5. We have already studied about laws of motion in class 9th. First law of motion, second law of motion, third law of motion. And regarding force we have already studied in class 6, 7th and 8th. According to that, the external effort in form of push and pull. पुश और पुल की फॉर्म में जो भी एक्सटर्नल एफर्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड फोर्स. अगर फोर्स का इम्पैक्ट हमें देखना हो तो बाय फोर्स, अप्लाइड फोर्स, वी कैन चेंज डायरेक्शन, वी कैन चेंज द मोशन, वी कैन इंक्रीज स्पीड. अगर कोई चीज़ मोशन में है तो हम उसे रेस्ट में ला सकते हैं. अगर किसी का स्पीड कम है तो हम स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं. तो इम्पैक्ट हमें जो है फोर्स का, अगर हम कभी भी फोर्स लगाते हैं तो वो इम्पैक्ट हमें नजर आता है. ये सब चीजें हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. वी आर हियर वन न्यू टर्म, और इस टर्म को हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज इनर्शिया. द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ its state. Inability of a body to change by itself its state of rest or uniform motion along a straight line is called inertia. Inertia किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है विच अपोज द चेंज ऑफ स्टेट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई मोशन में है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. दिस इज इनर्शिया. ओके. एंड व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसे. तो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ अ ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट it will remain in rest, or in a motion it will remain in motion until or unless external force applied on it. जब तक आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. जैसे जब कभी भी हम कार में होते हैं या गाड़ी में होते हैं, अचानक ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करता है. ठीक है, आगे की साइड हम झुक जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है कि हमारा जो लोअर पार्ट जो कनेक्ट होता है बस की बॉडी या कार की बॉडी के साथ में, तो वो तो जब जैसे ब्रेक लगता है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट है बॉडी का स्टिल अभी भी किस में है? मोशन में है, और उसी वेलोसिटी के साथ मोशन में है, इसलिए हम आगे की साइड झुक जाते हैं. इसी तरह से ऑल ऑफ सडन ब्रेक लगने पर तो वहां पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये सब चीजें हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? If we applied a force on a body, then the applied force is directly proportional to the rate of change of momentum, and the direction of object or body is the same, the direction of applied force. ये आपका सेकेंड लॉ है, और इसे ही हमें क्या करना है? डिस्कस करना है. यहाँ पर एक टर्म आई है जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. राइट, इसको डिस्कस करना है. एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन मीन्स एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. दैट इज नोन एज थर्ड लॉ. एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं उसे. दैट इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन.
बट एक्शन एक बॉडी पर होगा और रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगा। हम एट ए टाइम मतलब दो बॉडी हमें रिक्वायर्ड होगी, कभी भी एक बॉडी पर हम नहीं कह एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। और कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। ठीक है, देखिए ये जो लॉज ऑफ मोशन है वो सीबीएसई ने आपके चैप्टर में से डिलीट कर दिए हैं, बट बिना इनके इंट्रोडक्शन के हम जो है चैप्टर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। तो मैंने आपको बहुत इन शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ एंड इनर्शिया एंड फोर्स, और ऑलरेडी हम क्लास 9th में से डिस्कस कर चुके हैं, राइट क्लास। Second law of motion. According to second law of motion या Newton's laws of motion, if we applied a force on a body, then the force is directly proportional to the rate of change of linear momentum, and the direction of body is same as the direction of applied force. This is the second law of motion, राइट। यहाँ पर एक नया टर्म हमारे पास आया है, वो है लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज दैट? सबसे पहले तो इसे डिस्कस करते हैं, फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अगर किसी सपोज एक बॉडी है जिसका मास है m एंड वेलोसिटी है v, देन द प्रोडक्ट of mass and velocity is known as momentum। कौन सा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल्स टू mv। ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ये उसकी स्केलर फॉर्म होती है, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो P वेक्टर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं mv वेक्टर। ऐसा भी लिखा जा सकता है। जो मोमेंटम होता है उसको P से डिनोट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, राइट। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट हो जाएगी हमारे पास में किलोग्राम, और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स जो है इसकी क्या हो जाएगी? SI यूनिट हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। अब हम अगर सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अभी मैंने बोला कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास है m और जिसकी वेलोसिटी है v, अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो वही होगा जो मोशन का डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का वही होगा जो फोर्स अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होता है। और वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और ये भी वेक्टर है, इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं। और वी कैन राइट F वेक्टर इक्वल्स टू K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और K दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिट। तो MKS में जो है MKS वेरी सून वी विल डिस्कस MKS। तो K की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास F वेक्टर, यहाँ वेक्टर लगाइए, F वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T वेक्टर, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास में। और P को क्या लिख सकते हैं हम? P को लिख सकते हैं हम P वेक्टर इक्वल्स टू M V वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, राइट। अगर हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी गेट F वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा M V वेक्टर अपॉन डेल्टा T।
m में कोई चेंज नहीं होगा, मास सेम बना रहेगा। तो किस में चेंज होता है? वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। m को बाहर निकाल लीजिए, m डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। और आपको याद होगा एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास m क्या हो जाएगा? m a वेक्टर f वेक्टर इक्वल्स टू, कहाँ पढ़कर आए हैं ये? हम क्लास 9th के अंदर पढ़कर आए हैं। क्या पढ़ा था हमने क्लास 9th में? क्लास 9th में हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, राइट। और क्या लिख सकते हैं? F वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा P वेक्टर अपॉन डेल्टा T। ये वेक्टर फॉर्म में है। और अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप स्केलर फॉर्म में? F इक्वल्स टू एम ए, और क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये जो है लॉज ऑफ मोशन है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन? If the mass of the body is m and the velocity is v, then the product of the mass and velocity is known as linear momentum. The direction p vector equals to m vector। यानी कि ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मैं आपको ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। और अकॉर्डिंग लीनियर मोमेंटम के जो एग्जांपल्स हैं हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छे से देखते हैं कि सपोज एक बाइसिकल है और उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, बाइसिकल का। और एक कार है जिसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो किसी रोकना हमारे लिए पॉसिबल है? 10 किलोमीटर, एक बाइसिकल है 10 किलोमीटर की स्पीड से हमारी साइड आ रही है, तो उसे रोकना हमारे लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम उसे इजीली रोक लेंगे। लेकिन अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार हमारी साइड आ रही है तो उसे रोकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम फोर्स अप्लाई करके भी उसे नहीं रोक पाते हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ड्यू टू दैट वी आर अनेबल टू स्टॉप दैट कार। देखो दोनों का वेलोसिटी सेम है बट दोनों का मास डिफरेंट है। जो कार है उसका मास ग्रेटर है एज कम्पेयर टू बाइसिकल, इसलिए हम जो है कार को स्टॉप नहीं कर पाते हैं, राइट। इसी तरह से किसी भी अगर कंक्रीट जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, जब हम उस पर गिरते हैं तो हमें ज़्यादा लगती है और सैंड जहाँ होता है वहाँ गिरने पर हमें कम लगती है। दैट इज अगेन ड्यू टू द मोमेंटम और यू कैन से ड्यू टू द इम्पल्स। वेरी सून वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पल्स ऑल्सो, राइट। ये हम जो है लीनियर मोमेंटम पढ़कर आए हैं और डिस्कस हम कर चुके हैं। हमारी लाइफ में उसका क्या रोल है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम सेकंड हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमारा मतलब है कि इन अ आइसोलेटेड सिस्टम द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी कि जो अलजेब्रिक सम होता है, सॉरी, जो वेक्टर सम होता है बिफोर कोलाइडिंग एंड आफ्टर कोलाइडिंग द लीनियर मोमेंटम, वो इक्वल होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। या आप ये कह सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 0, कोई चेंज नहीं होता। यहाँ एक टर्म है, मैंने बोला आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। कोई भी एक ऐसा सिस्टम जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई बाहर से आप नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यही है कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो उसमें जो लीनियर मोमेंटम होता है इट्स रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। अब अगर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट।
और आप हमने बोला कि इन आइसोलेटेड सिस्टम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, तो इस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्सटर्नली तो है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0. पुट इट हियर वैल्यू, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 0. देन यू कैन राइट व्हाट डेल्टा पी equals to 0 is multiplied by delta t, then you get answer 0. Any delta p, any change in momentum equals to 0. In a isolated system, the linear momentum remains conserved. This is the conservation of linear momentum. अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो सपोज हमारे पास दो बॉडी है किसी भी सिस्टम में, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें दो बॉडी है, एक है ए और एक है बी, ठीक है, और ए का बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम है पी ए एंड बी का बिफोर कोलिजन है पी बी लीनियर मोमेंटम, एंड डेल्टा टी टाइम के लिए कोलाइड होती है और आफ्टर कोलिजन ए बॉडी का लीनियर मोमेंटम हो जाता है पी ए डैश और बी बॉडी का लीनियर मोमेंटम हो जाता है पी बी डैश, ठीक है. और अगर सपोज ए बॉडी एफ ए बी फोर्स अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू बी, अगर जो फोर्स है वो ए पर अप्लाई होता है ड्यू टू बी, सपोज वो एफ ए बी है. इसी तरह से एफ बी ए वेक्टर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वजह से बी पर लगने वाला फोर्स है. और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन. इट मींस एफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का एफ बी ए वेक्टर, राइट. और हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से ये जानते हैं कि एफ ए बी वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. कोलिजन के लिए हमने क्या डेल्टा टी टाइम लिखा है ना यहाँ पर, and is equals to the change in momentum, change in momentum, ठीक है, in change in momentum, ठीक है, कौन सी बॉडी के लिए, ए बॉडी के लिए. इसी तरह से एफ बी ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो ये भी क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, किसमें, बी बॉडी के अंदर. और हम जानते हैं चेंज इन मोमेंटम बोथ, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों साइड आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. एफ ए बी वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी माइनस एफ बी ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी. और यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू होगी पी ए डैश माइनस पी ए, और बी बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, पी बी डैश माइनस पी बी. ओके, और इस पे वेक्टर लगा दीजिए आप, राइट. यहाँ पर लिखिए पी ए वेक्टर पी ए डैश वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर इक्वल्स टू पी बी डैश वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर. और ट्रांसपोजिंग कर लीजिए, तो ट्रांसपोजिंग करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए डैश वेक्टर प्लस पी बी डैश वेक्टर इक्वल्स टू पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर. पी ए वेक्टर और पी बी वेक्टर क्या है, बिफोर कोलिजन और ए बॉडी का और बी बॉडी का मोमेंटम है, और पी ए डैश और पी बी डैश क्या है, ये आफ्टर कोलिजन ए बॉडी का मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन जो है बी बॉडी का मोमेंटम है. यानी सम ऑफ vector sum of linear momentum of the bodies before collision is equals to the vector sum of linear momentum of bodies after collision is equal. It means the linear momentum of a isolated system remains constant, और remain कैसा होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, राइट. दिस इज द लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्लास 9th में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था बुलेट और गन वाला, ठीक है. सपोज हमारे पास ये एक गन है, ठीक है, और यहाँ पर राइट
इसमें ये बुलेट। अभी ये एक सिस्टम है आइसोलेटेड जिसमें हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया है। इनिशियली जो गन की वेलोसिटी है यू जी मान लेते हैं उसे, वो 0 है, और गन का जो मास है एम जी वो है हमारे पास, और बुलेट का मास जो है एम बी है, और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों? तो ये सारा सिस्टम जो है रेस्ट में है। जैसे रिकॉइलिंग होती है और तो उस सिचुएशन में बुलेट आपका आगे जाएगा और गन जो है आपकी पीछे जाएगी। क्यों? एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। अब क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि इसका जो वेलोसिटी है वो गन का वेलोसिटी आफ्टर रिकॉइलिंग v हो जाता है, सॉरी बुलेट का, और गन का हो जाता है vg। तो व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन? तो हमारे पास हो जाएगा एम जी वी जी प्लस एम बी वी वी, और बिफोर क्या था? बिफोर कोलिजन क्या था? एम जी यू जी प्लस एम बी यू बी, और ये दोनों टर्म कैसी है? 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एम जी वी जी प्लस एम बी वी वी। और अगर हम ये जानना चाहें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गन, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ गन एम जी वी जी इक्वल्स टू माइनस का एम वी वी वी, और आप लिख सकते हो वी जी इक्वल्स टू माइनस का एम वी 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 अपॉन एम जी। हम इससे मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन और रिमेनिंग 3 टर्म्स आपको गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, देन यू कैन फाइंड। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, 2 बॉडियां अगर रेस्ट में है, तो बिफोर कोलिजन उनका जो मोमेंटम होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। ये आपको क्वेश्चन का सिचुएशन देके आइडेंटिफाई करना होगा। थैंक यू क्लास।